हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वर्किंग मशीन के बारे में बताने जा रहे हैं। वर्किंग मशीन जो होता है, देखो, तीन प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट वर्किंग, जो कि बिल्कुल कॉमन है हर ग्रे प्लांट में, चाहे पॉलिस्टर हो, कॉटन हो, पीवी हो, ग्रे मटेरियल है या 100% डायड है, उस केस में भी आप ये डायरेक्ट वर्किंग मशीन लगा सकते हो। और एक रहता है इनडायरेक्ट वर्किंग मशीन। वो क्या होता है, वन पैकेज से या चीज़ से एक बड़ा ड्रम में इसको पैटर्न वाइज, कलर वाइज, जैसे स्ट्रिप वाइज अपन वाइंड करते, बहुत बड़ा लकड़ी का ड्रम होता है। उसके बाद उससे बीम तैयार होता है, रिवर्स बीम। और तीसरा वैरायटी रहता है, जैसे डेनिम कपड़ा है, उसके लिए 100-200 एंड का एक गोला बना देते, फिर इसको बीम में लपेट के देते और वो इसको डाइंग में भी वही वाला यूज होता है। वो जो सेक्शनल वर्किंग, जो पैटर्न वर्किंग और जो बॉल वर्किंग बहुत रेयर चलता है। अपना हैंडलूम वगैरह में सेक्शनल वर्किंग या इनडायरेक्ट वर्किंग चलता है। लेकिन जो कॉमन वर्किंग रहता है, डायरेक्ट वर्किंग, जो भी वर्किंग बीम तैयार होता है और इसको नंबर ऑफ एंड के हिसाब से, जैसे आपकी फैब्रिक का बीम में कितना तार रहेगा, कितना धागा रहेगा, उसके हिसाब से नंबर ऑफ बीम हम साइजिंग में ऐड करते हैं। वो में भी 6 बीम, 8 बीम ऐड करके अप टू 10-12 बीम तक ऐड करके आप इसको मतलब फैब्रिक का लेंथ के हिसाब से आप नंबर ऑफ एंड बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। तो आज का जो टॉपिक देखो, अपन डायरेक्ट वर्किंग का बात कर रहे हैं। आपको पहले मशीन के बारे में समझा दूं। देखो, एक नंबर हो गया क्रील, ये जो है ना, लाल कलर का 2 लाइन क्रील है। 2 नंबर हो गया पेग, ये जो पेग जिसका ऊपर अपना कोल लगा हुआ। 3 नंबर हो गया कोल, ठीक है। इधर मैंने एग्जाम्पल के लिए 4 कोल का लगा, लेकिन वो 400 से लेकर 1000-1200 कोल लगेगा। और 4 नंबर देखो सेरामिक है। सेरामिक आइज होता है, वो जैसे कोन से ऑन वाइंडिंग होगा ना, कोन से वो उस पे एक प्रकार का ऐसे बैलून जैसे तैयार होगा। तो इसको प्रॉपरली गाइड देना, उस पर कोई फ्लाई वगैरह होगा, वो भी इसको गाइड पकड़ लेगा, जाने नहीं देगा। फिर उसके बाद देखो 5 नंबर टेंशन डिस्क। टेंशन डिस्क मतलब क्या होता है, दो स्टेनलेस स्टील का वॉशर जैसा रहता है, उसका सेंटर में एक स्प्रिंग रहता है, ऊपर एक नॉब रहता है स्प्रिंग को कम ज़्यादा करने के लिए। यहाँ मैंने बना रखा, देखो, एक समझ लो लाल कलर का एक डिस्क है और उसका ऊपर ब्लू कलर का डिस्क है। और यहाँ पे जो होता है, यहाँ स्प्रिंग लगा हुआ है, ऐसे स्प्रिंग जैसे होता है ना, ऐसे स्प्रिंग लगा रहता है और ऊपर एक नॉब रहता है घुमाने के लिए। तो आप इसको घुमा के कम ज़्यादा कर सकते हो, टेंशन कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद देखो 6 नंबर हो गया, ये जो 6 नंबर होता है सेंसर होता है। कभी कभी अभी का नया ज़माने में स्टॉप मोशन सेंसर आ गया। और पहले क्या होता है, एक हुक टाइप का रहता है वायर, जैसे हुक ड्रॉप हो जाएगा अपना बंद हो जाता है पुराना ज़माने में। लेकिन आजकल वो नहीं चलता, ये स्टॉप मोशन सेंसर है। एक भी धागा कट जाएगा, आपकी बीम रुक जाएगा, क्योंकि अगर गैप आ गया, एक धागा बहुत देर तक खाली चल गया, तो फिर कपड़ा में डिफेक्ट आ जाएगा, तो मिसिंग एंड का दिक्कत जाएगा। उसके बाद देखो ये एक रोलर है, मतलब ये स्टील का रोलर है, थोड़ा डायमीटर ज़्यादा रहेगा। उसका ऊपर से सारी तार ऐसे रहेगा, जैसे अपना रोलर है ना, उसका ऊपर सारी एंड इसी का ऊपर रहेगा। उसका बाद देखो, उसके बाद देखो ये 9 नंबर हो गया लीज रॉड। लीज रॉड मतलब ऐसे रहेगा, देखो, 2 स्टेनलेस स्टील का रॉड रहेगा, पतला पतला ऐसे ही साइज का रहेगा। तो धागा जैसे जाएगा ना, एक है ऐसे देखो, एक है नीचे से जाएगा, एक इधर से जाएगा, दोनों जगह डिवाइड हो जाएगा।
समझ लो 400 एड चल रहा है, 200 एड देखो यहाँ देखो ऊपर है ए रोल में, ए रोल में नीचे है, ए रोल में ऊपर है, ए रोल में नीचे है, इसका उल्टा हो जाएगा इधर। ऐसे उसका ऐसे रहेगा ना, ऐसे धागा ऐसे जाके ऐसे जाएगा, कोई धागा ऐसे जाके ऐसे जाएगा, तो उस पर क्या होता है डिवाइड होकर दो भाग हो जाएगा। और ये ट्रेन नंबर देखो ये बैक की रीड है, उसके बाद क्या होता है अपना कंघी जैसा रहता है, ऐसे रीड रहता है उसमें मतलब सेपरेट सेपरेट स्लॉट रहता है, वो स्लॉट के अंदर धागा पास करेगा। अच्छा, स्लॉट के अंदर जब धागा पास करेगा एक इक्वल डिस्टेंस में सब पैरेलल होके जाएगा, और उसका अंदर अगर फ्लाई फ्लप भी होगा ना वो जो रीढ़ का अंदर चिपक जाएगा, तो बीच बीच में रीढ़ वगैरह सफाई करना। तो उसके बाद ये रीढ़ से जब निकल जाएगा तो उसके ऊपर ऐसे कोनिकल शेप का मतलब भी शेप का एक पट्टी जैसा रहता है, वो पट्टी के अंदर सारी तार ऐसे थोड़ा कोनिकल टाइप का हो जाएगा। आपकी जो बीम का जो विड्थ है उसी हिसाब से वो सेट हो जाएगा। बीम का समझ लो इतना विड्थ है तो उसी हिसाब से होके सेट हो जाएगा। उसके बाद देखो ये जो एक ब्लू कलर का रोलर जैसा देख रहा हूँ ये प्रेशर रोलर है, और ये वाइपर्स बीम है ये वाला। और ये 14 नंबर जो फ्लेंज है, बीम जो होता है ना ऐसे रहता है, वो बीम रहता है ऐसे, इधर फ्लेंज रहेगा और इधर फिर बीच में धागा लपेटा जाएगा, क्योंकि फ्लेंज नहीं रहेगा ना धागा स्लिप होकर बाहर आ जाएगा। फ्लेंज रहेगा, इसका ऊपर ये जो प्रेशर रोलर रहता है वो जैसे बीम बढ़ता रहेगा, प्रेशर रोल इसको प्रेस करके घुमाता वाइंडिंग करता रहेगा। अगर प्रेस नहीं करेगा तो लूज वाइंडिंग बनेगा। तो इसको सेट करने के लिए देखो ऐसा स्लॉट जैसा रहता है, यहाँ बीम रोलर रहा, उसका ऊपर प्रेशर रोलर रहेगा, ताकि तरीके से इसको प्रेस करके वाइंडिंग करते रहे। उसके बाद देखो इसका जैसे अपन कोई लेंथ डिसाइड किया है, 16,000 मीटर रखेंगे, 17,000 रखेंगे, जो भी है, तो उसमें देखो यहाँ ये मेजरिंग काउंटर में आप फीड कर दो कितना हजार का रखना है, तो उतना कर दोगे तो उतना लेंथ हो जाएगा, वो बीम ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप हो जाएगा, यहाँ के लीवर है, लीवर में आप ऐसे उठाना, थोड़ा उठा कर दोनों बीम उठा के पूरा अलग देना, अपने अपने एरिया में रखना। तो इसमें देखो वो लेंथ जो होता है, मैंने इसे 17,000 लिखा, वो लेंथ आपकी जो जरूरत है उसी हिसाब से रखना। ठीक है, ये कुल मिला के आपकी पूरा वर्किंग मशीन का इमेज है। आप इसको एक बार बढ़िया से देख लो। अच्छा, उसके बाद देखो वर्किंग मशीन जो होता है इसको बोलते हैं डायरेक्ट वर्किंग मशीन, आपको ध्यान रखना। डायरेक्ट वर्किंग मशीन, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है देखो आपको बता दूं एक बार, इसमें जो होता है to prepare a worker's beam as per end use may be 300 to 1200 end। देखो जो वर्कर बीम होता है आप 300 से लेके 1200 धागा तक आप रख सकते हो, और वो डिपेंड करता है आपको कितना काउंट का माल चला रहे हो, वो कितना फैब्रिक विड्थ रखते हो। तो फैब्रिक विड्थ ज़्यादा रखोगे नंबर पे बढ़ानी एंड बढ़ानी पड़ेगी, अगर फैब्रिक विड्थ कम है तो कम रखोगे चलेगा। और देखो 4 to 12 वर्कर्स बीम कंबाइंड इन साइजिंग फॉर ए वीवर्स बीम। ये जो वर्कर्स बीम जो तैयार होता है आप इसको चार कंबाइंड करके साइजिंग में एक वर्कर बीम बना सकते हो, 6 भी बना सकते हो और 8 भी बना सकते हो। आपको फाइनल में जो वीवर्स बीम में कितना धागा चाहिए, सब बोलो आपने एक वर्कर्स बीम में मैं बोल रहा हूँ 312 आपने एंड रखा, ठीक है। आपके समझ लो आठ आठ वर्कर्स बीम से एक वीवर बीम बना, तो 8 गुणा कर दो, तो 8 3 हो गया 24, और 12 एक्स्ट्रा चल रहे, ये हो गया 2496, मतलब करीबन 2,500 तार होगा अगर 312 एंड रहेगा, और 8 वार्पर्स बीम को मिला के एक वीवर बीम बनाओगे तो 2496 आएगा। तो ये जो होता है देखो ये डिपेंड करता है आपको कपड़ा का विड्थ कितना, और कितना बीम मिलाओगे वार्पर्स बीम एक वीवर्स बीम बनेगा, आपको डिसाइड करनी है।
ठीक है। उसके बाद देखो स्पीड ऑफ वार्पिंग में बी फ्रॉम 400 एमपीएम टू 1200 मीटर पर मिनट। अब देखो जो मॉडर्न मशीन आता है तो मीटर्स पर मिनट आता है, जो पुराना जमाने का वर्किंग मशीन है यार्ड्स पर मिनट आता है। सब बोलो आपने कोई नेचुरल फाइबर का मटेरियल चला रहे हो, जैसे मतलब लिनन ब्लेंड, हेम्प ब्लेंड, बनाना ब्लेंड, उस केस में क्या करोगे, आप स्पीड बिल्कुल कम से कम रखना। अगर आपने बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी का माल चला रहे हो या पॉलिस्टर का माल चला रहे हो जिसमें यान सीएसपी बढ़िया है, तो उस केस पे आप स्पीड बढ़ा सकते हो। तो देखो अपना इसमें भी वर्किंग मशीन में दो प्रकार के एक रहता है कन्वेंशनल वर्किंग मशीन जो पुराना टाइप का, उस पर स्पीड कम रहता है, मतलब 400 500 मैक्सिमम 700 800 तक रहेगा। वो जो मॉडर्न जमाने का वर्किंग मशीन आया इसको ऑटोमेटिक वर्किंग मशीन बोलते, वो आप 1000 1200 स्पीड एमपीएम आराम से खींच सकते हो। ठीक है। उसके बाद देखो आज पर फैब्रिक वेट, सेल्वेज वेट काउंट डिसाइड द एंड्स पर इंच। देखो आपने जो फैब्रिक का कितना विड्थ है, क्या काउंट का माल बनानी है, कितना सेल्वेज रखनी है, उस हिसाब से आपको नंबर ऑफ एड्स पर इंच आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। तो उस हिसाब से आपको धागा उसी हिसाब से लेना पड़ेगा। तो क्रिल पेग्स में भी लेस और मोर आज पर रिक्वायरमेंट। ये जो क्रिल का जो पेग है, आपको जितना वर्किंग बीम में जितना धागा लगाओगे उसी हिसाब से क्रिल में उतना कोण रखोगे। जितना कोण आपको जरूरत है उतना रखना, बाकी खाली रहेगा चलेगा। और सिरामिक आइलेट टू गाइड यान व्हेनेवर अनवाइंड फ्रॉम पैकेट टू टेंशन डिस्क। यहाँ देखो सिरामिक पे जो आइलेट मतलब जैसे अपना रिम फ्रेम में देखा ना लिपिड हुक, ऐसे ही रहता है। वो सिरामिक का रहता है ताकि स्मूथ रहे, यान आराम से पैसेज करे। जब हाई स्पीड में अनवाइंडिंग होगा कोन से, वो जैसे है बैलून जैसा बनेगा। अगर सिरामिक नहीं होगा साइड में टच करके टूट जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखो सिरामिक इनलेट वो रहता है बढ़िया से अनवाइंडिंग होता है और ब्रेकेज नहीं होता, स्मूथली पास करता है। वो टेंशन डिस्क जो आपको बता रहा था, जो दो स्टेनलेस स्टील का डिस्क रहता है, ऊपर स्प्रिंग रहेगा, ऊपर एक नॉब रहेगा, वो बीच में धागा चलेगा उसका, ताकि वो टेंशन दे के छोड़ेगा ताकि लूज वाइंडिंग ना हो। तो उसके बाद देखो टेंशन डिस्क कंसिस्ट ऑफ टू स्टील रोल्स, टू स्टील डिस्क centered by a spring and knob to increase or decrease pressure। ये जो होता है दो स्टील डिस्क होता है, सेंटर पे स्प्रिंग रहता है, ऊपर एक नॉब रहता है, इसको आप टाइट कर सकते हो ढीला कर सकते हो। इस टाइप का नॉब रहता है देखो स्प्रिंग का ऊपर। तो इसको जैसे आप टाइट ढीला करोगे आपकी धागा कभी टाइट होके जाएगा कभी ढीला होके जाएगा। तो मटेरियल के हिसाब से आप टेंशन कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद देखो स्टॉप मोशन सेंसर फॉर ईच यार्ड टू ट्रेस आउट मिसिंग थ्रेड एंड स्टॉप मोशन। देखो ये जो सेंसर है 6 नंबर लिखा, वो सेंसर जैसे अपना ड्रॉप फेक में जाता है ना और स्टॉप मोशन, उसमें कोई भी स्लाइबर टूटेगा मशीन बंद हो जाता है। ऐसे ये सेंसर का भी यही काम है। अगर एक धागा टूट गया तो वर्किंग मशीन तुरंत बंद हो जाएगा। बिकॉज अपने हजार हजार मतलब सॉकेट चला रहे हो, वो तार चला रहे हो, एक तार कट गया और लंबी दूर तक कट के चला गया तो बीम में वहाँ पे गैप पड़ जाएगा। वो बीम में जब एक धागा मिसिंग हो जाएगा तो आप फैब्रिक पे डिफेक्ट आ जाएगा। इसीलिए ये सेंसर हमेशा ध्यान रखो वो एक्टिव रहे। कोई सेंसर खराब है इसको इमिडिएटली अटेंड करो। गाइड रोलर ऑफ ए स्टेनलेस स्टील टू फॉरवर्ड ए पैरेलल हॉरिजॉन्टल यार्न शीट। ये जो गाइड रोलर है उसका ऊपर अपना यार्न शीट ऐसे पैरेलल में जाएगा सीधा सीधा और हॉरिजॉन्टल वे में आगे जाएगा। लीज रॉड सॉलिड स्टेनलेस स्टील रॉड टू डिवाइड वन बाय वन मीन्स वन अप वन डाउन फॉर रीड। ये देखो ये जो लीज रॉड होता है स्टेनलेस स्टील का,
जैसे अपना देखना रोबिंग गाइड में ऐसे ही पतला सा स्टील का रॉड लगा रहता है, उसमें रोबिंग ऐसे खींचते हैं, फिर ऐसे खींचते हैं, फिर ड्राफ्टिंग जोन में देते हैं। ऐसे ही इसका काम है। इसमें देखो जब धागा आएगा, एक ऊपर आ, एक नीचे से घुसा, इधर नीचे से घुसा, इधर ऊपर आ, ऐसे ही दो भाग हो जाएगा। दो भाग हो जाएगा, ऐसे एक नीचे जाएगा तार, एक ऊपर जाएगा, दोनों जाके आगे रीढ़ में घुसेगा। उसके बाद देखो सेपरेट सेपरेट आएगा, तो ये रीढ़ है, बैक रीढ़ है, जिसका स्लॉट रहता है, स्लॉट का अंदर धागा डाल के आगे अपन लेंगे। उसके बाद आगे लेने का बाद देखो, बैक रीड इंडिविजुअल एंड्स गाइडेड सेपरेटली विथ इक्वल गैप टुवर्ड्स हेड स्टक। ये बैक रीड जो होता है, सब छेद में धागा जाके गाइड करके आगे छोड़ेगा हेड स्टक की तरफ। एंड भी गाइड टू कंडेंस द पैरेलल yarn sheet to front reed as per fabric width। ये जो भी गार्ड रहता है, ये इसमें क्या फैब्रिक का विड्थ के हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते। तो यान जैसे है ना, इसको आप ऐसे सेट कर दिया, तो उसी का बीच में धागा आएगा, ज़्यादा ज़्यादा फैलेगा नहीं, उसी का बीच में आएगा। तो बीम का विड्थ के हिसाब से वो सेट कर देना, तो धागा आके इस पे लपेटता रहेगा। ये वार्पर बीम है, ये वाला ग्रीन ग्रीन जो है। ऊपर जो है प्रेशर रोलर, प्रेशर रोलर जो होता है एयर प्रेशर में इसको दबा के रखेगा हमेशा, ताकि लूज वाइंडिंग ना हो। लूज वाइंडिंग होगा तो आपको दिक्कत जाएगा, ठीक है। लूज वाइंडिंग होने से बहुत दिक्कत जाएगा। प्रेशर रोलर बाई कंप्रेस्ड एयर यूनिफॉर्मली प्रेस एंड्स ऑन वार्पर बीम। यह वार्पर बीम जैसे बढ़ेगा ना, प्रेशर ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर उठ के जाएगा, तो इसको बीच बीच में दबाता रहेगा, मतलब कंस्टेंटली, ताकि वो वाइंडिंग जब होगा और बहुत बढ़िया रेगुलर वाइंडिंग होगा, कोई टाइट नहीं रहेगा, कोई लूज नहीं रहेगा, ये सब चीज़ का दिक्कत नहीं रहेगा। वार्पर्स बीम प्रिपेयर्ड आज पर प्री डिटरमाइंड लेंथ एंड नंबर ऑफ एज। वार्पर बीम जो तैयार करते हैं, अपना जो डिसाइड करते कितना लेंथ का रखेंगे एक वार्पिंग बीम में, और कितना लेंथ रखेंगे और कितना नंबर ऑफ एंड रखेंगे, उसके हिसाब से अपन डिसीजन लेते हैं। एंड व्हेनेवर टारगेटेड लेंथ अचीव्ड मेजरिंग काउंटर विल स्ट्रक द मशीन। ये जब अपना मतलब जितना लेंथ अपन डिस्प्ले में फिट किए उतना जैसे अचीव हो जाएगा, अपना मशीन बंद हो जाएगा, मशीन आगे चलेगा नहीं। फिर आप इसको रीसेट करोगे, फिर चालू होगा। रीसेट कब करोगे? जब वो बीम बाहर निकाल दोगे, खाली बीम डाल दोगे, तब इसको रीसेट करोगे। रीसेट करके फिर से बटन दबा देना, फिर चालू हो जाएगा। एंड देखो, स्लॉट्स प्रोवाइडेड बोथ एंड ऑफ मशीन टू गेट ए अपवर्ड मूवमेंट ऑफ प्रेशर रोलर एंड बीम। यहाँ देखो, यहाँ मैंने एक नक्शा बना रखा, एक ऐसे स्लॉट जैसा रहता है, उसके खंचे के अंदर दोनों बीम ऐसे डाल देंगे। ऐसे स्लॉट ऐसे रहा समझ लो, इसमें वार्पर बीम रहा, उस पर प्रेशर बीम, प्रेशर रोलर रहा, तो वो दोनों स्लॉट के अंदर रहेगा। वो जैसे उसका वार्पर बीम का आपकी बढ़ता रहेगा ना, लेंथ मोटा होता रहेगा, वो प्रेशर रोल भी ऊपर उठता रहेगा स्लॉट में, तब जाके प्रेशर में बराबर प्रेशर में वाइंडिंग होगा। ये लीवर में ऑपरेटेड बाय वार्पर टू रिमूव वार्पर्स बीम व्हेन लीवर कंप्लीटेड। यहाँ देखो, एक पाँव रखने वाला जैसे पेडल जैसा ऐसा है, इसको ऐसे पाँव दबा देंगे तो बीम थोड़ा लिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा लिफ्ट हो जाएगा। इसको फिर आप इसको उठा के बाहर रख देना, वो खाली वाला डालना। उसके बाद देखो, मेजर फॉल्ट क्या क्या इसमें है। इरेगुलर टेंशन, अगर आपने वाइंडिंग इरेगुलर हुआ, कोई दिक्कत गया, तो इरेगुलर टेंशन मीन्स फल्टी टेंशन डिस्क। ये जो टेंशन डिस्क बराबर आपने टाइट नहीं किया या बराबर लूज नहीं किया, मिक्स्ड काउंट, और काउंट में अगर आप मोटा पतला वाला आपने भर दिया गलती से, एंड अनइवन पैकेज साइज, अगर पैकेज साइज कभी ज़्यादा बड़ा बड़ा ले लिया, कभी छोटा छोटा ले लिया, अनइवन रहेगा, तो उस स्पीड से आपका मतलब अलग अलग स्पीड से मटेरियल अनवाइंडिंग होगा, इरेगुलर टेंशन हो जाएगा। मिसिंग एंड, मिसिंग एंड जो होता है आपको बताया था, सेंसर खराब होगा, कभी कभी धागा टूट जाएगा, तो बीम में कभी कभी धागा मिसिंग हो जाएगा, जो आपको कपड़ा में रिफ्लेक्ट होगा, आपको दिक्कत जाएगा। तो उसके लिए क्या करोगे? चेक स्टॉप मोशन सेंसर अटेंड इमीडिएटली। ये सेंसर चेक करके आपको अटेंड करना है।
वेरिएशन विद इन बीम और बीम टू बीम, मतलब बीम का अंदर और बीम टू बीम में वेरिएशन है। वेरिएशन मीन्स कैलिब्रेट हेड स्टक प्रेशर, स्लिपिंग स्लिपिंग ड्राइविंग बेल्ट। ये जो बेल्ट घुमाता है वार्पर बीम को, उसमें अगर कोई लूज रहेगा, कभी स्पीड ज़्यादा घूम गया, कभी कम घूम गया, और कभी कभी आपके कभी कभी हेड स्टक प्रेशर, ये जो रोलर है ना, प्रेशर रोलर, उसका प्रेशर कभी कभी कम ज़्यादा रहेगा, तब ये फॉल्ट आएगा, वेरिएशन आएगा। देखिए, लेफ्टेड और क्रॉस एंड, एंड ओवरलैप, जैसे ये धागा आता है ना, एक के ऊपर एक चढ़ जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा, तो वो फॉल्ट आएगा। ओवरलैप हो गया तो, या क्रॉस एंड, मतलब कोई एक धागा के ऊपर एक चढ़ गया, ऐसे ऊपर ओवरलैप हो गया, कभी क्रॉस हो गया, तो क्रॉस होगा, दोनों टाइप का दिक्कत है। और इसको क्या करना, एंड ओवरलैप ऑन ईच अदर ड्यू टू पुअर अलाइनमेंट ऑफ बीम। अच्छा, बीम जो होता है, इसका अगर अलाइनमेंट ठीक नहीं रहेगा तो आपकी क्रॉस भी होगा, ओवरलैप भी होगा, इसका अलाइनमेंट ठीक करना। और देखो, स्नाल, excessively loose tension, highly twisted and increase tension slightly more। ये देखो, आपने जो मटेरियल फीड किया, समझ लो कहीं हाई ट्विस्ट है, लो ट्विस्ट है, या कभी आपके ये होता है एक्सेसिव लूज रहा, कभी लूज रहा, कहीं कोई धागा स्पीड में आ गया, कहीं मतलब कम स्लो स्पीड में आया, तो उसमें दिक्कत जाएगा, लूज टेंशन रहेगा या ज़्यादा टेंशन रहेगा, इस प्रकार का प्रॉब्लम आएगा। सॉफ्ट एंड हार्ड वाइंडिंग फॉर डिफेक्टिव एंड इरेगुलर प्रेशर। ये जो प्रेशर रोलर का अगर प्रेशर डिफेक्टिव रहेगा या कम ज़्यादा रहेगा, तो आपकी सॉफ्ट या हार्ड वाइंडिंग बनेगा। बंचेस, बंचेस मीनिंग मीन्स स्पिनिंग फॉल्ट, अचानक कौन से इकट्ठा ही गुच्छा जैसा मटेरियल खुल जाएगा, वो खुल जाएगा, आगे आगे रीढ़ में अटक जाएगा, फिर 3-4 धागा तोड़ देगा, मल्टीपल ब्रेकेज कर देगा। तो ये अगर होता है तो आप स्पिनिंग वाला को इन्फॉर्म करिए। उसके बाद कोनिकल वाइंडिंग, अगर आपकी बीम जैसे बराबर बिठा नहीं, कहीं टेढ़ा मेढ़ा ऐसे तिरछा बिठा, तो किसी जगह में ज़्यादा धागा आ जाएगा, किसी जगह में कम आ जाएगा, तो इसको कोनिकल वाइंडिंग बोलते हैं। तो उसके लिए आपको जो जो फ्लेज होता है, फ्लेज का जो कभी कभी लूज रहता है, फ्लेज ऐसे हिलेगा, ऐसे हिलेगा तो धागा स्लिप मार देगा, तो कोनिकल वाइंडिंग बन जाएगा। फ्लेज का भी लूज नहीं रहना चाहिए, और उसके बाद देखो, फ्लेज लूज नहीं होना चाहिए, और कैलिब्रेट द अलाइनमेंट, वो बीम में बिल्कुल सीधा, ऐसे पूरा हॉरिजेंटल रहेगा, जैसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहे, ऊपर नीचे नहीं रहे, ठीक है। उसके बाद देखो, हाई ब्रेकेज रेट, बैड स्पिनिंग यार्न क्वालिटी, इनफॉर्म स्पिनिंग डिपार्टमेंट। अगर धागे का क्वालिटी खराब है, सीएसपी खराब है, आईपीआई ज़्यादा है, तब यार्न ब्रेकेज ज़्यादा रहेगा। यार्न ब्रेकेज ज़्यादा रहेगा, आप स्पिनिंग वालों को इन्फॉर्म करके सही कराना। इनकरेक्ट यार्न लेंथ, ये कभी कभी देखो, आपने जैसे 17,000 लेंथ भर रखा, समझ लो आपके कभी काउंटर में 17,000 भरा, लेकिन एक्चुअल में कम आता है या ज़्यादा आता है, तो ये जो काउंटर है, इसको कैलिब्रेट करना और इसको सही करके फिर चालू करना। अभी ये मैटर होने का बाद देखो, अब प्रोडक्शन जो निकालोगे वही अपना स्पिनिंग कैलकुलेशन है, कितना मीटर पर मिनट चला रहा है, 60 गुना कर दो, 8 गुना कर दो, हाँ ये मीटर में आ गया। और वो धागे का कितना धागा है वो भी देख लो, धागा कितना काउंट का है, कितना ग्राम पर मीटर, उसे आप चाहे केजी से निकालो या मीटर से निकालो, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो, सबसे इम्पोर्टेंट ब्रेक्स, जब वर्किंग मशीन का अपन बात करते हैं, ब्रेक्स पर 1 मिलियन मीटर या ब्रेक्स पर 10 लाख मीटर का कैलकुलेशन होता है। सब सपोज टोटल लेंथ प्रोडक्शन इन 8 आवर, अपना जो 8 घंटे में हम समझ लो 80,000 मीटर का यान चला है वर्कपर्स बीम में, तो नंबर ऑफ एंड्स यूज, समझ लो अपने 500 धागा एक बीम में लपेट रहे हैं, और टोटल ब्रेक समझ लो 16 बार इसका तार कटा, तो ब्रेक्स मीन्स देखो, वो क्रील में कट गया या आगे कट गया कहीं, तो सब ब्रेक्स में आएगा, ठीक है। तो इसमें कैलकुलेशन क्या होता है, देखो, ब्रेक्स पर 1 मिलियन मीटर
16/80,000 इंटू 500 आपके एंड है, और ऊपर गुणा करना 10 लाख, तो ये आया 0.4 ब्रेक्स पर 1 मिलियन मीटर। ये सारी एंड का लेके 0.4 धागा कटेगा, ब्रेक ब्रेक होगा 1 मिलियन मीटर यार्ड में। तो ये जो आज का जो टॉपिक है वार्पिंग प्रोसेस का, मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।